आखिरकार हमारा देश ब्रिटेन को पछाड़कर जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर आ गया है। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर आना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। लेकिन जीडीपी का बढ़ना क्या दर्शाता है? क्या जीडीपी के बढ़ने से देश की इकोनॉमी अच्छी होती है, या देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, या फिर क्या जीडीपी बढ़ने से सारे लोग की जो आवश्यकताएं होती है, उनकी जो जो पर कैपिटा इनकम है, क्या वो बढ़ता है? देखिए, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीडीपी के मायने क्या है, या जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है? अगर लोगों से पूछा जाता है ना, तो सीधे बता देंगे भाई जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बताते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको समझना भी जरूरी होता है। तो क्या है? देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब बात समझेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। देखिए, सकल का मतलब होता है टोटल, घरेलू यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उन टोटल प्रोडक्शन को, अगर एक साल के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, उन टोटल प्रोडक्शन को अगर हम निकाल लें, मनी में वैल्यू निकाल लें, तो ये होता है जीडीपी। तो ये तो एक ब्रीफली यानी पूरा का पूरा एक संक्षिप्त है, मतलब मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया। लेकिन अब थोड़ा डिफिनेशन पे चलते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है? यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया। अब डिफिनेशन में क्या शो कर रहा है? डिफिनेशन में सीधा लिखा है कि किसी देश की राजनीतिक सीमा, याद रखिएगा, किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, कितना? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त यानी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे मैंने जो तीन मेन वर्ड यानी तीन शब्दों को जो मैंने अंडरलाइन किया है, उसी को मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले राजनीतिक सीमा की। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे कहा राजनीतिक सीमा, यानी कोई भी देश हो, उस देश की सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसी को काउंट करेंगे। लेकिन सीमा कौन सी होनी चाहिए? राजनीतिक सीमा होनी चाहिए। अब ये हमारा भारत देश है, तो इस मैप को देखकर सभी लोग को यहाँ पे जो मतलब क्लियर होगा, वो यही समझेंगे ना कि इस देश की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को अगर हम काउंट कर ले, वही हमारा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वही हमारा राजनीतिक सीमा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये होता है, ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, ये राजनीतिक सीमा नहीं है, बल्कि ये जो सीमा है, ये ज्योग्राफिकल एरिया बोला जाता है, यानी इसको भौगोलिक सीमा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, जबकि यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जबकि पॉलिटिकल बाउंड्री कुछ और होता है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होता है, उसको हम बात करेंगे। तो पॉलिटिकल बाउंड्री में देखिए, पॉलिटिकल बाउंड्री में पहली चीज होती है, वो होता है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर, ध्यान समझिएगा, टेरिटोरियल वाटर। और उसके बाद, ठीक है, पहला इसमें काउंट होगा टेरिटोरियल वाटर। अब टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब वो होता है जिसको हम राजनीतिक सीमा बोलते हैं, यानी किसी देश का जो शासक होता है, वो कहां तक शासन करता है। तो हमारे देश का जो मोदी साहब है, उनका शासन केवल यहां तक नहीं है, बल्कि यहां पे देखेंगे समुद्र के कुछ हिस्से में भी इनका शासन है। जैसे ये, यानी अगर आप देखेंगे तो स्थल सीमा से समुद्र की कुछ और दूरी, यानी लगभग 13 से 14 मील की दूरी होती है ना, उस सीमा तक भी क्या होता है, ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आएगी। पॉलिटिकल बाउंड्री में क्यों? आपको पता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हर देश लगभग वो क्या होता, इनसिक्योर होता। कैसे भाई, एक बात बताओ, जो देश समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, यानी जिनका स्थल समुद्र से मिला हुआ है, वो अपने देश की सुरक्षा कैसे करेंगे अगर इस पे अधिकार ना हो उनका? तो इसके लिए क्या होता है कि वो 13 से 14 मील जो होता है, वो उन्हीं का एरिया टेरिटोरियल में आता है। यानी आप ऐसे समझिएगा कि अगर कोई दुश्मन देश यहाँ पे लाके कुछ अपना मतलब यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह लाके खड़ा कर दे, तो क्या होता, कोई भी उससे जो है ये कहता भाई आप यहाँ पे क्यों लाके खड़ा किए हो, तो वो कहता मैं तुम्हारी सीमा पर थोड़ी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ये उसके अंडर में है, ये भारत देश के अंडर में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भारत देश अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो बड़े बड़े विमान वाहक पोत है, वो यहाँ पे गश्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ताकि वो अपने देश की सीमा को सुरक्षित रख सके। यानी हर देश की 3 सेनाएं होती हैं। एक क्या होता है, नेवी, जिसको हम जल सेना बोलते हैं, एक होता है थल सेना, और एक होता है वायुसेना। तो जल सेना यानी जो जल सीमा की सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, उसके पास नेवी होती है, और ये भी एरिया उसी में आता है। इसी को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। बात समझ में आ गई?
तो ये भी आपकी राजनीतिक सीमा, यानी अगर यहां से कोई इनकम, यहां पे भी प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए प्रोडक्शन यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोडक्शन होता है जो बड़े बड़े ऑयल एंड नेचुरल, जो बड़े बड़े क्या होते हैं, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स होते हैं। ऑयल एंड नेचुरल रिग्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स मतलब होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जहां पे प्राकृतिक गैसों को इकट्ठा किया जाता है, यानी प्राकृतिक जो खनिज तेल होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि यहां से इसको क्या किया निकाला जाता है इसी समुद्र से, तो यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। तो भाई यहां से जो इनकम जनरेट हो रहा है वो भी क्या होगा, वो भी भारत की जीडीपी में काउंट होगा। तो बातें समझ में आ गई कि राजनीतिक सीमा में पहला टेरिटोरियल वाटर आ गया और इसी के अंडर ऑयल एंड नेचुरल रिग्स आएगा, यानी जो प्राकृतिक तेलों का जो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं समुद्र के माध्यम से, वो यहीं पे क्या होगा, वो भी इसी में काउंट होगा। तो इसकी इनकम यानी इसका जो मूल्य होगा वो इसमें काउंट हो गया। चलो जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है आपका एयर बेस भी होता है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं एयर बेस, एयर बेस यानी एयर बेस जो हवाई क्षेत्र होता है, जो हवाई क्षेत्र होता है, यानी आप देखेंगे कि इसी के ऊपर हवाई क्षेत्र भी होता है, उस पर भी हर देश का अधिकार होता है। तो वहां से जो इनकम होगा, अगर मान लो बाय द वे ऐसा तो नहीं होता कि हवा से भी कोई इनकम जनरेट हो, लेकिन तब भी उससे वहां से भी आपको क्या होगा, वो एरिया भी आपकी राजनीतिक सीमा में काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है अगला हमारा वो होता है डिफेंस बेस। क्या होता है तीसरा, डिफेंस बेस। देखो डिफेंस बेस, डिफेंस बेस क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अधिकतर क्या होता है, दो देश की जो सेनाएं होती हैं वो मिलकर आपस में एक कैंप लगाती हैं, मतलब या फिर वो संयुक्त युद्धाभ्यास करती हैं। जैसे मान लीजिए भारत की अगर कोई सेना नेपाल में अपना एक कैंप बना ले, कुछ जितने 15-20 दिन के जितने दिन के लिए यहाँ पे अपना एक कैंप लगा के जो है वो रह रही है, तो ये भी भारत की ही राजनीतिक सीमा में आएंगी। क्यों आएंगी भाई, क्योंकि इस पे शासन किसका रहेगा, भले ही वो नेपाल के क्षेत्र में है लेकिन रहेगा तो भारत के अधिकार क्षेत्र में, यानी ये भारत के ही पॉलिटिकल बाउंड्री में माना जाएगा। और ये जो भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री माना जाएगा, अगर यहाँ से भी कुछ प्रोडक्शन होता है, ये भी कुछ इनकम जनरेट करते हैं, तो वो भी भारत की जीडीपी में ही काउंट होगा। लेकिन इसी तरह अगर विदेश की कोई मतलब अगर मान लीजिए किसी पड़ोसी देश का अगर कोई आर्मी कैंप है वो हमारे देश में है, तो वो उसके देश का जो है पॉलिटिकल बाउंड्री माना जाएगा, यानी वो उसके काउंट होगा, उसकी जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, इसी का सेम अपोजिट हो जाएगा। तो दो बात हो गई, डिफेंस बेस हो गया, ये हो गया ऑयल नेचुरल रिग्स हो गया, इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर एंड एयर बेस हो गया। अब देखिए एक होता है, लास्ट होता है जो 4 वाला, वो होता है एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी। क्या होता है, इंडियन एम्बेसी। अब इंडियन एम्बेसी क्या होता है, तो भैया इसका मतलब होता है जो भारतीय दूतावास होते हैं विदेशों में। अब भारतीय दूतावास विदेशों में जो होते हैं वो क्या होता है, देखिए जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो है लगभग जो भारतीय दूतावास होते हैं वो अलग अलग देशों में जाके अपना एक आवास, मतलब वहाँ पे दूतावास जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। तो वहाँ से भी अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो भी हमारी भारत की जीडीपी में ही काउंट होगा, यानी ये पॉलिटिकल बाउंड्री में ही आएगा, भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री में। ठीक इसी तरह अगर विदेश का कोई दूतावास भारत में खुला है तो वो भले ही भारत में है लेकिन वहाँ से कोई इनकम जनरेट होता है तो वो उसकी जीडीपी में काउंट होगा। देखिए ये हो गया राजनीतिक सीमा। अब यहाँ से जो भी प्रोडक्शन होगा वो सब भारत की जीडीपी में काउंट होगा। अब कह रहा है एक वित्तीय वर्ष में, तो एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च ये रहेगा, ये वित्तीय वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य काउंट होगा, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। अब ये अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, तो भैया इसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य, अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे जो टाटा साहब है या फिर कुछ भी ले लीजिए, मैंने एक बेकरी का एग्जांपल लिया, जैसे एक बेकरी वाला है और एक बेकरी वाला है बिस्किट बना रहा है। ठीक है, तो बिस्किट बनाने में क्या लगा, फ्लोर यानी आटा लगा, भाई आटा लगा होगा। अब पहले तो गेहूं, सबसे पहले क्या आएगा, गेहूं आएगा, गेहूं के बाद वो आटा बना, आटा के बाद वो तब जाके कहीं बिस्किट बना, यही तो हुआ। देखिए जब गेहूं का प्रोडक्शन हुआ तो मान लो गेहूं का मूल्य था 100 रुपये, तो 100 रुपये ये हो गया। अब गेहूं से बना आटा, अब इस आटे का मूल्य हो गया मान लो 120 रुपये। अब इस आटे से बना बिस्किट और इस बिस्किट का मूल्य हो गया 150। तो अगर देखा जाए जीडीपी में तो 100, 120, 150 कुल मिला के अगर देखेंगे तो 370 हो गया। तो क्या ये 370 रुपये जीडीपी होगा?
बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे अंतिम वस्तु का मूल्य यानी केवल हम बिस्किट का मूल्य लेंगे, ना कि आटा और गेहूं का, क्योंकि आटे और गेहूं का जो मूल्य है वो इस बिस्किट में मिला हुआ है। ठीक है, आटे और गेहूं का मूल्य बिस्किट में मिला हुआ है, ना कि हम बिस्किट आटा गेहूं का सब एक साथ लेंगे, तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, यानी इसको डबल काउंटिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो यहां पे हम फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तु जो मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, जो मार्केट में यूज करने के लिए तैयार है, अब वहां से वो फिर रीसेल नहीं होगा, तो उसके वैल्यू को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। यानी उस किसी भी वस्तु का जो अंतिम मूल्य है उसका मतलब यही है कि वस्तु जब बन के मार्केट में रेडी हो गया तो उसका जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपने समझा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, आपने समझ लिया किसको किसको काउंट करना है, किसको किसको निकालना है। मान लेते हैं कि भारत देश में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो वर्क कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी हमारे देश की बहुत सारी फैक्ट्रियां वर्क कर रही हैं, तो इन लोगों ने अलग अलग डब्बे बनाए, अलग अलग प्रोडक्शन बनाए, भाई किया प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो किस किस प्रोडक्ट को हम काउंट करेंगे, समझिएगा। मान लीजिए अगर कोई फॉरेन, कोई विदेशी, कोई विदेश का कोई फैक्ट्री यहाँ पे इंस्टॉल है, जैसे सैमसंग है ना, दिल्ली में एक बहुत बड़ा इसका जो है खुला है, तो यहाँ पे जो है मान लो वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके भले ही वो विदेशी कंपनी है लेकिन प्रोडक्शन कहाँ कर रहा है, भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री में, तो इसलिए वो जो है क्या होगा, वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा। भले ही हमारे देश में कर रहा है लेकिन वो काउंट किस में होगा, भारत की जीडीपी में। इसी तरह अगर मान लीजिए अगर भारत का कोई विदेश में अगर फैक्ट्री कर रहा है तो वो उसकी जीडीपी में काउंट होगा, हमारी नहीं। ठीक है, यानी यहाँ के जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सब के सब जीडीपी में काउंट हो रहा है। अब मान लीजिए टाटा, अंबानी, इसके अलावा 2-3 लोगों ने मिलकर कोई प्रोडक्शन किया और उसकी वैल्यू निकाल ली गई 200 ट्रिलियन डॉलर, मान लीजिए 200 ट्रिलियन डॉलर कर लिया गया, इतना प्रोडक्शन हो गया। तो यही हमारा जब टोटल वैल्यू मनी में निकाल लिया गया कि मनी में वैल्यू इसका 200 ट्रिलियन डॉलर आ गया, तो यही हमारा जीडीपी हो गया। ठीक है, हालांकि अभी जो भारत की जीडीपी है वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है, 3 ट्रिलियन डॉलर लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले लगभग इस समय 94 है, लेकिन इससे पहले जो लगभग 2.6 से कम था तो भारत 6ठे नंबर पे था। अब ब्रिटेन को पछाड़कर वो 5वें नंबर पर आ गया है, और सबसे बड़ी जो जीडीपी है वो अमेरिका की है, यूएस। आप देखेंगे अमेरिका सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है। आपको पता है अमेरिका की जीडीपी जो है वो लगभग 19.5 के आसपास है, यानी 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है, वो सेकंड नंबर पे जो आता है वो चाइना है, चीन का लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इसके अलावा जब हमारा जापान, फिर तीसरे नंबर पर आता है जापान, इसका भी समथिंग जो है वो 4 से 5 पे है। उसके बाद जर्मनी आता है, जर्मनी हमारा चौथे नंबर पर है। फिर हमारा भारत आ गया और ये 5वें नंबर पर है। अब सोचिए जीडीपी ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन का मतलब जानते हैं, देखिए जब इंटरनेशनल नंबर काउंट होता है तो हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल नंबर काउंट होने में यहाँ सैकड़ा के बाद तुरंत क्या आता है, उनके यहाँ 1000 आ जाता है, सैकड़े के बाद 1000 काउंट करते हैं, और हमारे यहाँ भी 1000 काउंट करते थे। 1000 के बाद काउंट करते हैं मिलियन, क्या काउंट करते हैं, मिलियन, और मिलियन के बाद बिलियन, और बिलियन के बाद फिर ट्रिलियन, ये काउंट होता है। यानी पहले सैकड़ा, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, यानी आप सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद यहाँ पे ये इतना जो है अमेरिकी डॉलर जो है जीडीपी भारत की इस समय लगभग पहुंच चुकी है, और भारत का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 5 ट्रिलियन डॉलर करना है। तो यहाँ पे हमने जीडीपी का मतलब समझा दिया, और ये जब टोटल काउंट कर लेंगे तो हमारी जीडीपी आ गई। चलिए, अब इतना करने के बाद नेक्स्ट होता है जीडीपी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, समझिएगा। देखिए एक होता है हमारा जीडीपी, और एक होता है हमारा एनडीपी, एक होता है हमारा एनएनपी, जीएनपी, और एक होता है हमारा एनएनपी। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, आप पेपर पढ़ते हैं तो अक्सर आपको मिल जाएगा। और जो बालक मतलब जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स लेके पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। देखिए जीडीपी, एनएनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, दोनों में फर्क क्या है चारों में, समझिएगा। जी का मतलब ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी ये घरेलू प्रोडक्ट है। हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी को जीडीपी बोलते हैं। लेकिन
जब प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन होने के बाद जो मशीन वगैरह सेटअप होता है उसमें क्या होता है, उसमें हर साल आप देखे होंगे या फिर महीनों में या 2-3 महीनों में खर्चा आता है। खर्चा क्या आता है भाई, मशीन की घिसावट होती है, मशीन के पुर्जे खराब होते हैं तो उसमें कुछ लगाए, उसमें कुछ रिपेयर में खर्च होता है, तो उन रिपेयर को हम लोग बोलते हैं घिसावट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रीसिएट। तो डेप्रीसिएट को अगर हम जी से निकाल दें, जी का मतलब ग्रॉस, और टोटल में से अगर डेप्रीसिएट को निकाल दें, टोटल में से अगर डेप्रीसिएट को निकाल दें तो भाई क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। डेप्रीसिएट यानी जो घिसावट वगैरह था उसको निकाल दिया तो शुद्ध हो गया ना, और नेट जब आ गया तो इसी को बोलते हैं एनडीपी, यानी डेप्रीसिएट वैल्यू जी में से निकाल दो, वैल्यू आ गया एनडीपी। तो जीडीपी एनडीपी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इसका डिफरेंस क्या होता है, डेप्रीसिएट। बात समझ आ गई। और ये जो जीडीपी एनडीपी है ये पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर का प्रोडक्शन है, लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं, अब जीडीपी से हो गया जीएनपी, डी का मतलब डोमेस्टिक, डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेशनल। अब देखिए, अब हम अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कहीं नहीं लेंगे, जब हम जीएनपी देखेंगे तो केवल अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं देखेंगे बल्कि नेशनल प्रोडक्ट को भी देखेंगे। और नेशनल का मतलब कि अब हम अपने देश के बाहर की जो इनकम है उसको भी अगर भारत में काउंट कर लें, अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में काउंट कर लें तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। और जीएनपी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे भारत के बाहर कैसे हमने पैसा कमाया। भाई देखिए, भारत से बहुत से लोग खाड़ी देशों में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो पैसा हमारे देश में आता है। और जब कोई पैसा हमारे देश में आता है तो पैसा जब हमारे देश में आता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, यानी एक्स, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब कोई देश, जब पैसा हमारे देश से बाहर जाता है, क्यों, क्योंकि भारत में भी लोग काम करते हैं, तो भारत में जब लोग काम करते हैं तो पैसा भारत से बाहर जाता है दूसरे देश में, यानी भारत का पैसा दूसरे देश में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट और इसको बोलते हैं एम। तो अगर मेरे देश से कोई पैसा बाहर जा रहा है तो इसका मतलब इंपोर्ट, और पैसा अगर अंदर आ रहा है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट। कैसे भाई, हमने कोई सामान बेचा, भारत कोई सामान बेचता है तो सामान बेचने को एक्सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से पैसा मिलता है हमें, विदेशी पैसा हमारे देश में आता है। लेकिन जब कोई विदेश से कोई सामान मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। क्यों इंपोर्ट, क्योंकि भाई हम सामान मंगाएंगे तो उसके बदले मुझे पैसा देना पड़ेगा, यानी हमारी संपत्ति दूसरे देश में जा रही है। तो आपने एक्स और एम समझ लिया। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमने पैसा ज़्यादा कमाया विदेश से, लेकिन पैसा ज़्यादा कमाया और हमने गंवाया कम, कमाया ज़्यादा गंवाया कम, इसका मतलब एक्स ज़्यादा है एम कम है, तो एक्स और एम का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। एक्स और एम का डिफरेंस निकाल ले, जो वैल्यू आएगी जब हम जीडीपी में काउंट कर लेते हैं तो लिख देंगे जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इनको काउंट करने के बाद हमारा जीएनपी आ जाता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे आ गया, जब हमने जीडीपी में एक्स माइनस एम को क्या कर दिया, काउंट कर दिया। अब एक्स माइनस एम की वैल्यू माइनस भी होती है प्लस भी हो सकती है। माइनस कब होगा, जब हमने पैसा कम कमाया, पैसा ज़्यादा गंवाया तो वैल्यू माइनस में आएगा, लेकिन जब पैसा ज़्यादा कमाया और गंवाया कम तो वैल्यू प्लस में आएगा। इसलिए जीएनपी जो है जीडीपी से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमारे यहाँ जीडीपी को ही काउंट किया जाता है। मतलब वैसे जीडीपी हर देश में ही काउंट किया जाता है, और इसीलिए इसको इकोनॉमी को यही रिप्रेजेंट करता है जीडीपी। लेकिन सेम प्रोसीजर देखिए, जी यहाँ है एन यहाँ है, इसका मतलब नेट, इसका मतलब ग्रॉस, और जी ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रीसिएट। क्या होता है, डेप्रीसिएट। तो डेप्रीसिएट की वैल्यू निकाल दें, यानी मशीन की घिसावट, पुर्जे की मरम्मत, इन सबको निकाल दें तो हमारा एनएनपी आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यही राष्ट्रीय आय कहलाती है। एनएनपी को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। चलिए, बातें इतनी हो गई, अब समझिएगा कि जीडीपी का इफेक्ट क्या पड़ता है। क्यों जीडीपी चिल्लाते हैं, जीडीपी बढ़ गई, बहुत हो गया, ये हो गया उनके सरकार में। यहाँ तक कि मैंने देखा लोग हाथापाई भी कर लेते हैं। भाई मनमोहन सरकार में जीडीपी इतनी अच्छी थी, मोदी सरकार में जीडीपी देखिए पूरा बंटाधार कर दिया। तो अक्सर लोग डिबेट करते हैं जीडीपी को लेकर, मारपीट भी कर लेते हैं। तो देखिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मारपीट नहीं, जानकारी होनी चाहिए। मारपीट कोई सोल्यूशन नहीं है, जानकारी रखिए। ठीक है, वो लोग तो मस्ती करते हैं, लड़ते हम लोग हैं, ये फर्जी काम है। देखिए ये काम में नुकसान तो हम लोग का होता है, उन लोगों को क्या, वो तो जो है देश का बेड़ागर भी कर सकते हैं, देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन पे डिपेंड है, मतलब उनके डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। तो हम लोग इससे क्या करना, हम लोग को केवल जानकारी चाहिए, राजनीति में रुचि रखिए, राजनीति की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में भी राजनीति कम करना पड़ेगा। ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं आपको बताऊँ ना जीडीपी, जब कहा गया भाई जीडीपी हमारी बढ़ गई, तो जीडीपी बढ़ गई मतलब क्या हो गया, जीडीपी बढ़ा यानी हमारे देश में ढेर सारा प्रोडक्शन हो रहा है। भाई जीडीपी बढ़ गया मतलब क्या हो, प्रोडक्शन ढेर सारा हो गया, बाहरी कंपनी भी आके हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, फैक्ट्री लगा रही है। अच्छा, जब जीडीपी बढ़ेगा तो आप बताइए क्या बढ़ेगा, जीडीपी क्यों बढ़ा? जीडीपी इसलिए बढ़ा क्योंकि भैया जीडीपी इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पे तमाम फैक्ट्रियाँ आके जो है प्रोडक्शन कर रही, नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन की क्या हो गई, बढ़ भी गई। तो जीडीपी से बढ़ने से क्या होगा, तो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रोजगार, यानी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, रोजगार के अवसर क्या हो गए, बढ़ गए। भाई जब फैक्ट्री लगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, वस्तु के उत्पादन के लिए मजदूर चाहिए, और मजदूर के लिए, मजदूर का मतलब रोजगार मिल रहा है लोगों को, तो रोजगार मिलेगा तो उनको जाहिर सी बात है पैसा, उनके पास इनकम भी होगा ज़्यादा। अब भाई जब काम मिल रहा है तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगा, और इनकम जब ज़्यादा होगा तो लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे, यानी कंजप्शन, लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे। आज देखिए खपत ज़्यादा हो रही है, कैसे हो रही है भाई, लोगों का पैसा है, पहले पैसा नहीं होता था, आज खपत ज़्यादा है। और क्यों खपत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का पैसा ज़्यादा है। अब भाई काम तमाम तरह के अवसर मिल गए, पहले इंटरनेट सुविधा नहीं थी, लोग इंटरनेट से पैसा कमा रहे हैं, पहले ये सुविधा नहीं थी। आज हर व्यक्ति जो है इंटरनेट से कुछ ना कुछ कमाई कर लेता है, कोई ऑनलाइन सेंटर चला रहा है तो कोई USC चला रहा है, पहले ये चीज़ नहीं होता था। तो यही रीज़न है कि कंजप्शन बढ़ने से लोग के पास क्या हो गया। अब जब कंजप्शन बढ़ेगा तो कंजप्शन में जो पैसा ये लोग खर्च करेंगे वो फिर से कहाँ जाएगा, फिर से गुड्स पे जाएगा ना, गुड्स पे ही तो खर्चा करेंगे भाई, अरे सामान पे ही खर्चा करेंगे, बाहर तो खर्च नहीं करेंगे। और सामान पे जब खर्चा करेंगे तो सामान का और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर से वही जो है रोटेशन चलेगा। तो ऐसे रोटेशन चलता रहता है, इसीलिए कहते हैं जीडीपी बढ़ने से देश की इकोनॉमी अच्छी है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था में तरक्की हो रही है, यानी रोजगार मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं। आज समय है, आप देखिए कि हर मकान लगभग लोग RCC बनवाते। एक समय था लोग गारे चूने से बनवाते थे क्योंकि लोगों का पैसा नहीं होता था, है ना, तो बनवाते थे। लेकिन आज क्या समय है, आज लोगों का पैसा है, भाई क्या कर रहे हैं, लोग RCC बनवा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि गरीब है, देश गरीब नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का पैसा ज़्यादा आ रहा है, जो कर रहा है वो कमा रहा है, खा रहा है। तो पैसा अब मार्केट में है, बस पकड़ने के लिए चाहिए उसको। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, वो सिनेरियो ये था कि भाई ये बताओ सेवा कैसे का प्रोडक्शन होता है, सेवाओं का कैसे प्रोडक्शन होता है। हमने गुड्स एंड सर्विसेज बताया ना, तो सेवाओं का प्रोडक्शन कैसे हुआ। देखिए सेवा का प्रोडक्शन नहीं क्यों होता, सेवाओं को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए मैं आपको टीचिंग कर दे रहा हूँ, मैं टीच कर रहा हूँ ना आपको, तो मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, इसके बदले क्या होगा, आप कहीं भी किसी संस्था में पढ़ाते हैं तो आपको पैसा मिलता है, आप सेवा देते हैं, आपको पैसा मिलता है। बैंकर क्या करता है, कोई प्रोडक्शन नहीं करता लेकिन वो सेवा देता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। लेकिन उसके सेवा से कुछ प्रोडक्शन होता है, देखिए प्रोडक्शन तो नहीं होता लेकिन नेशनल इनकम जनरेट होती है, यानी देश में फैक्टर इनकम जनरेट होता है, देश की नेशनल इनकम को बढ़ाता है। क्योंकि पैसा इनकम भाई, प्रोडक्शन का मतलब अर्न करना, अर्निंग हो रहा है, तो इसमें भी अर्निंग होता है। तो सेवाओं का प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा इस समय टूरिस्ट, मोदी साहब टूरिस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 3000 करोड़ की लागत से, आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवा दी, तो उससे ज़्यादा इनकम भी तो होगा। तो वो क्या हो रहा है, वो टूरिस्ट, वो भी एक प्रकार का सेवा ही है। लेकिन एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बैंक, पूरे भारत में बहुत तेज़ी से बैंकीकरण हो रहा है, तो बैंक सेवा देंगे तो पैसा भी मोदी साहब को, मतलब हमारे देश में क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। तो सेवा, जैसे लॉयर होता है, वकील जो है सेवा देता है, उसके बदले फीस लेता है, तो वो क्या है, वो सेवा है। तो सेवा के बदले में भी क्या होता है, नेशनल इनकम जो है जनरेट होता है, तो वो भी हम क्या करते हैं, वो भी जो है वो जीडीपी में काउंट होता है। माना जाता है किसी देश के जो सेवा सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर, वो जितनी तेज़ी से ग्रोथ करती है उस देश की इकोनॉमी उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। जैसे हमारे देश की इस समय सेवा सेक्टर बहुत तेज़ी से भाग रहा है, 50% के आसपास, लगभग 50% से ऊपर पहुँच गया है। सर्विस सेक्टर से जो इनकम हो रहा है उसका योगदान लगभग 50% से ऊपर पहुँच गया है। पहले हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या था, कृषि थी, कृषि से इनकम का सोर्स सबसे ज़्यादा था, आज सर्विस सेक्टर से ज़्यादा हो गया है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। तो आपने समझ लिया। प्लीज़ अगर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर करिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट है, आप कमेंट करके बताइए वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।